हेलो एवरीवन, नर्सिंग स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अमित और आज हम एनक्लेक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज के फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में ब्लड ट्रांसफ्यूजन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, पैक्ड रेड ब्लड सेल हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर ए क्लाइंट विद लो हीमोग्लोबिन एंड हीमोक्रेट लेवल। ठीक है भाई, आरबीसी देना है उस पेशेंट को जिसमें हीमोग्लोबिन और हीमोक्रेट लेवल कम है, आरबीसी का परसेंटेज और आरबीसी टोटल वो कम है। द नर्स टेक द क्लाइंट टेम्परेचर बिफोर हैंगिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नर्स ने क्या किया, टेम्परेचर चेक किया ब्लड ट्रांसफ्यूजन हैंग करने से पहले, एंड रिकॉर्ड टेम्परेचर इज 100.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको मिला है फर्स्ट पॉइंट, 100.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन। तो क्या नर्सिंग अप्रोप्रिएट एक्शन होगा? तो देखिए 100.6 डिग्री जो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है वो एबनॉर्मल टेम्परेचर, इसका मतलब फीवर प्रेजेंट है। और याद रखना, कभी भी फीवर हो तो आपको ट्रांसफ्यूज़न नहीं करना। ठीक है, तो बीइंग द ट्रांसफ्यूज़न एज प्रिस्क्राइब नहीं करना। डिले हैंगिंग द ब्लड एंड नोटिफाई द फिजिशियन। हाँ भाई, ये करना होगा आपको, डिले करना होगा और नोटिफाई करना होगा फिजिशियन को। ठीक है, एडमिनिस्टर्ड एंटीहिस्टामिन नहीं देनी एज पर डॉक्टर ऑर्डर रहेगी। एडमिनिस्टर्ड 2 टैबलेट और एसिटामिनोफेन 2 टैबलेट नहीं देनी, 1 टैबलेट देनी है, वो भी होल्ड करके। एडमिनिस्टर्ड नहीं करना है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो राइट आंसर रहेगा सेकंड, जब भी फीवर हो पेशेंट को तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं करना। नेक्स्ट, ए नर्स हैज received a prescription for transfuse a client with unit of packed RBC red blood cell. Before explaining the procedure to the client, nurse asks which question। कौन सा क्वेश्चन नर्स पूछ सकती है आरबीसी चढ़ाने से पहले? ठीक है, हैव यू एवर हैड ए ट्रांसफ्यूजन बिफोर। क्या आपने आज से पहले ट्रांसफ्यूजन कराया? वाई डू यू थिंक दैट यू नीड द ट्रांसफ्यूजन। आप ऐसी बात नहीं पूछोगे, नेगेटिव पॉइंट्स जो पेशेंट को नहीं पता हो कि तुम्हें क्यों चढ़ाने की जरूरत पड़ रही है, तो ये ऐसी बात नहीं पूछोगे, नेगेटिव पॉइंट है। हैव यू एवर गोन इन टू शॉक। ऐसी बात भी आप नहीं कहोगे कि आप शौक में तो नहीं चले जाओगे। और डू यू हैव नो द कॉम्प्लिकेशन। आप ऐसी नेगेटिव पॉइंट्स की आप जानते हो उसके क्या क्या खतरनाक प्रॉब्लम है, आप ऐसे नेगेटिव वर्ड्स को यूज़ नहीं करोगे। सिंपल आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आज से पहले आपने ट्रांसफ्यूजन करवाया है या नहीं करवाया। राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट इज रिसीविंग ए ट्रांसफ्यूजन ऑफ पैक्ड रेड ब्लड सेल बीइंग टू वॉमिट। ठीक है, रिसीव करने के बाद वॉमिटिंग हो रही है। द क्लाइंट ब्लड प्रेशर इज 90/50 फ्रॉम द बेस लाइन 135 टू 80 78। तो बीपी कम हो रहा है, बीपी पहले पहले इतना था, अब 90/50 होगा। द क्लाइंट टेम्परेचर इज 100, टेम्परेचर भी बढ़ गया है। ठीक है, ओरली बेस लाइन 99.2, पहले 99.2 था, अब 100.8 हो गया। द नर्स डिटरमाइन द क्लाइंट में बी एक्सपीरियंस विच कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो गई है? बीपी क्या हो रहा है? बीपी हो रहा है लो। तो बीपी लो सर्कुलेटरी ओवरलोड के अंदर नहीं मिलेगा, सर्कुलेटरी ओवरलोड के अंदर बीपी ज़्यादा मिलता है। ठीक है, हाइपर कैलीमिया भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और बीपी डाउन हो रहा है। डिले ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस बेसिकली आयरन टॉक्सिसिटी की रिएक्शंस होती है, जिसमें हीमेचूरिया वगैरह देखने को मिलेगा, ये भी नहीं है। हाइपर कैलीमिया भी नहीं है। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट की रिदम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लास्ट आंसर बचेगा सेप्टिसीमिया। तो राइट आंसर होगा सेप्टिसीमिया। दूसरी बात, सेप्टिसीमिया ब्लड का इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन की बात आए तो यहाँ एक पॉइंट आपकी बहुत मदद करने वाला है आंसर को टिक करने के लिए, वो है 100.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस सब में से टेम्परेचर सिर्फ इसी में इंक्रीज होगा और किसी में नहीं होगा बेसिकली। तो राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट, ए नर्स इज डिटरमाइन दैट ए क्लाइंट इज हैविंग ए ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, आफ्टर द नर्स स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन विच एक्शन शुड इमीडिएटली कैन बी टेकन नेक्स्ट। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन करने के बाद ट्रांसफ्यूजन इन्फ्यूज स्टॉप कर दे, उसके बाद क्या कर सकते हो आप? उसके बाद नॉर्मल सलाइन उस रास्ते से चला सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं देना होता। रिमूव करने की ज़रूरत नहीं होती आईवी लाइन को। रन ए सॉल्यूशन 5D नहीं चलाना, 5% एक्सट्रोज इन वाटर।
रन नॉर्मल सलाइन, हाँ भाई नॉर्मल ओपन, कीप ओपन वेन रेट, ठीक है भाई, फुल रेट से चला सकते हो आप, फुल उसके स्क्रॉल को फुल खोल के चला सकते हो। ऑब्टेन ए कल्चर, कल्चर रहने की जरूरत नहीं जब तक सेप्टिसीमिया इन्फेक्शन ना हो या साइट पे कोई इन्फेक्शन नहीं हो, तो राइट आंसर रहेगा हमारा थर्ड। नेक्स्ट, ए नर्स हैज जस्ट रिसीव ए यूनिट ऑफ पैक्ड आरबीसी ब्लड बैंक ट्रांसफ्यूज टू एन असाइंड क्लाइंट, ठीक है। द नर्स इज केयरफुल टू सेलेक्ट ट्यूबिंग स्पेशली मेड फॉर ब्लड प्रोडक्ट, तो ब्लड प्रोडक्ट के लिए किस टाइप की ट्यूबिंग का यूज़ करते हो? एयर वेंट, जिसमें वो वेंट होता है वो, इनलाइन फिल्टर, माइक्रो ड्रिप, माइक्रो ड्रिप यूज़ करते हैं बच्चों के लिए, पीड्स के लिए, ठीक है। और टिन ट्यूबिंग टू प्रोटेक्ट ब्लड, वो भी यूज़ नहीं करना। कुछ मेडिसिन होती है जिनके लिए आप ऐसी ट्यूब यूज़ करते हैं जिनको कवर करके रखना पड़ता है, तो ये कवर भी करने की जरूरत नहीं प्रॉपर, बस टेम्परेचर मेंटेन करना। तो माइक्रो ड्रिप भी नहीं, माइक्रो ड्रिप की ड्रिप बहुत छोटी होती है तो उसमें ब्लड प्रोडक्ट टूटने का खतरा है, डैमेज होने का, वो भी नहीं यूज़ करना। एयर वेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ पे नेडल वगैरह प्रिक करने की ज़रूरत नहीं होती है ना, वो अपने आप प्रेशर से चला जाता है। इनलाइन फिल्टर्स यूज़ करने होते हैं, जो बीटी सेट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन आईवी सेट्स होते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट बोलते हैं, आईवी सेट ना बोल के, इनलाइन फिल्टर्स होते हैं। ऐसे आपको देखने बीच में ये फिल्टर्स देखने को मिले, वैसा ही सेट है जैसे आईवी सेट है, अंतर ही है सिर्फ एक तो वेंट यहाँ लगा हुआ है, वेंट के विदाउट वेंटेड मिल सकते हैं, और यहाँ अंदर की तरफ फिल्टर लगा होता है, फिल्टर का रोल होता है, फिल्टर होता है जिसमें से ब्लड फिल्टर होकर जाएगा, तो इनलाइन फिल्टर्स बोलते हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आपको इनलाइन फिल्टर्स की जरूरत पड़ेगी ब्लड ट्रांसफ्यूज करने के लिए। नेक्स्ट, ए क्लाइंट हैज़ रिसीव ट्रांसफ्यूजन ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज हो रही है भाई, ठीक है, पॉइंट नोट करना पड़ेगा प्लेटलेट। एंड नर्स इवेलुएट दैट द क्लाइंट इज बेनिफिटिंग मोस्ट फ्रॉम द थेरेपी इफ द क्लाइंट एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, कि प्लेटलेट देने से क्या फ़ायदा होगा ये पूछा जा रहा है। तो प्लेटलेट देने से हीमोक्रेट, हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता, वो बढ़ेगा आरबीसी देने से। डिक्लाइन ए एलिवेटेड टेम्परेचर टू नॉर्मल, टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं है प्लेटलेट से। डिक्रीज ऊजिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम द पंचर साइट एंड गम्स, वेरी गुड, यही आंसर है फोर्थ। क्यों भाई? क्योंकि प्लेटलेट्स ब्लड एंटी कोगुलेंट नेचर की है और वो ब्लड के क्लोट के लिए जिम्मेदार है। अगर प्लेटलेट की कमी हो जाती है तो ब्लड जो है वो लीक होना शुरू हो जाता है, ब्लड का ऊजिंग होना शुरू हो जाएगा फ्रॉम द साइड्स, पंचर साइड से, गम से, है ना, और ब्लीडिंग देखनी मिल सकती है, इसलिए प्लेटलेट ब्लीडिंग को रोकने के काम आता है। राइट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, द नर्स हैज़ ऑब्टेन ए यूनिट ऑफ ब्लड फ्रॉम द ब्लड बैंक एंड हैज़ चेक द ब्लड बैंक प्रॉपरली विद अनदर नर्स, ठीक है भाई, चेक कर लिया। जस्ट बिफोर द बिगिनिंग द ट्रांसफ्यूजन द नर्स असेस विच प्रायोरिटी आइटम, ठीक है, सबसे पहले क्या चेक करना होता है? सबसे पहले आपको वाइटल्स चेक करने होंगे, स्किन कलर, यूरिन आउटपुट नहीं है, ये प्रायोरिटी में नहीं है। लेटेस्ट हीमोक्रेट लेवल, हीमोक्रेट लेवल आप पहले ही चेक कर चुके हो, उसी के बिहाफ पे आपने ब्लड ट्रांसफर मंगवाया है ब्लड बैंक से, या ब्लड बैंक से आप लेके आए हो, तो राइट आंसर है वाइटल साइन चेक करने होंगे। एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था, अगर वाइटल साइन डिस्टर्ब है, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ तो आप इसको होल्ड करोगे, ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं करना, तो इसलिए वाइटल साइन लेना होगा। राइट आंसर है 1। द नर्स हैज़ जस्ट रिसीव ए प्रिस्क्रिप्शन टू ट्रांसफ्यूज ए यूनिट ऑफ पैक्ड आरबीसी, ठीक है, फॉर एन असाइंड क्लाइंट, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग विल द नर्स नीड टू स्टे विद द क्लाइंट टू एंश्योर द ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज नॉट अकरिंग, आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन चढ़ा दिया, उसके कितने टाइम तक पेशेंट के पास, मरीज के पास रहोगे कि ये चेक करने के लिए कि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है या नहीं है? तो कम से कम 15 मिनट रहना होता है। राइट आंसर है 15 मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऊजिंग ऑफ ब्लड हो गया, चलो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट, ए क्लाइंट हैज़ प्रिस्क्रिप्शन टू रिसीव ए यूनिट ऑफ पैक्ड आरबीसी, ठीक है। द नर्स शुड ऑब्टेन विच ऑफ द फॉलोइंग आईवी सॉल्यूशन फ्रॉम द आईवी स्टोरेज फॉर हैंगिंग द ब्लड प्रोडक्ट एट द क्लाइंट बेड साइड, ठीक है भाई। ब्लड प्रोडक्ट के साथ आप एक्स्ट्रा कौन सा फ्लूड चढ़ा सकते हो? एक ही फ्लूड है जो आप दे सकते हो, सिर्फ एक नाम, नॉर्मल सलाइन 0.9% सोडियम क्लोराइड, एक ऐसा अकेला ऐसा सॉल्यूशन है जो सिर्फ आप ब्लड के साथ भी चढ़ा सकते हो, ब्लड मिला के भी चढ़ा सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ आप इसको एक ही
एक ही पोर्ट में आप दोनों को इकट्ठा चला सकते हो। इसके अलावा ब्लड में कोई भी प्रोडक्ट मिक्स नहीं करना होता, RL, DNS, 5D जितने भी आप जानते हो कुछ भी मिक्स नहीं करना होता, सिर्फ NS के अलावा, तो NS डाल सकते हो। नेक्स्ट, ए नर्स इज लिसनिंग टू मॉनिटर रिपोर्ट लर्न दैट असाइंड क्लाइंट रिसीव्ड ए यूनिट ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स। क्या लगाया जा रहा है? ग्रेनुलोसाइट्स लगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो द प्रीवियस इवनिंग, ठीक है, प्रीवियस इवनिंग में लगा। द नर्स मेक ए नोट टू असेस द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डेली सीरम लेबोरेटरी स्टडी टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रांसफ्यूजन। ग्रेनुलोसाइट्स लगाने से क्या फ़ायदा होगा, किस रिपोर्ट में चेंज आएगा? हीमोक्रेट में, एरिथ्रोसाइट में, हीमोग्लोबिन, तो तीनों ही एक ही जैसी बात है, तीनों ही हटाओ। WBC, राइट आंसर क्या होगा? WBC। आप सबको पता होना चाहिए जो WBC है वो दो टाइप्स की होती है, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। अगर तो ग्रेनुलोसाइट्स चढ़ाई जा रही है, इसका मतलब WBC का जो काउंट है वो चेंज होएगा, तो आपको WBC चेक करने। ये जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं ये तीन टाइप्स की होती है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल। और जो ए ग्रेनुलोसाइट्स है जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, छोटे छोटे देखो ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं, वो एब्सेंट है, तो उनको बोलते हैं लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। और फिर लिम्फोसाइट फर्दर बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, नेचुरल किलर, टी किलर सेल्स उनको बोलते हैं, वो फर्दर डिवीजन है। तो अगर आपकी बॉडी में ग्रेनुलोसाइट्स थे, बेसिकली आप किसको चेंज कर रहे हो? आप WBC को चेंज कर। नेक्स्ट, ए क्लाइंट इज ब्रोट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट हैवी एक्सपीरियंस ब्लड लॉस, ब्लड लॉस हुआ बहुत ज़्यादा, एंड आर्टेरियल लेसरेशन, आर्टरी के फटने के कारण बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है, पेशेंट आया इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इज प्रिस्क्राइब, ठीक है। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा बेसिकली प्लाज्मा है जो ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ाने के काम में आता है। ट्रांसपोर्ट टू रिप्लेस द फ्लूइड एंड ब्लड लॉस, ठीक है। द नर्स अंडरस्टैंड दैट द रैशनल फॉर ट्रांसफ्यूजिंग फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इन दिस क्लाइंट इज टू ट्रीट प्लेटलेट, नहीं। रैपिड ब्लड वॉल्यूम एक्सपेंशन, हाँ भाई, तो प्रमोट एकदम से आपके ब्लड का वॉल्यूम एक्सपेंड करने के लिए दिया जाता है। मस्ट स्लोली नहीं देना होता, स्पीड से देना होता है। दैट इंक्रीज हीमोग्लोबिन, नहीं भाई, PCB करता है हीमोग्लोबिन का, प्लेटलेट्स के लिए प्लेटलेट बढ़ाएगा, ये होगा नहीं, तो राइट आंसर है टू प्रमोट रैपिड वॉल्यूम एक्सपेंशन। नेक्स्ट, द नर्स हु इज अबाउट टू बीइंग ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन नो दैट ब्लड सेल्स स्टार्ट डिटोरिएट आफ्टर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, डिटोरिएट कर देती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इंपॉर्टेंट टू चेक रिगार्डिंग द एज ऑफ ब्लड सेल्स बिफोर द ट्रांसफ्यूजन इज बिगिन। ब्लड प्रोडक्ट चढ़ाने से पहले क्या बात आपको ध्यान रखनी है, किस बात से एज ऑफ ब्लड सेल्स का पता चलेगा? तो पता चलेगा उसकी एक्सपायर डेट से, ठीक है। एक्सपायर डेट से आप पता कर सकते हो कि वो कितने टाइम पुरानी है, नहीं है। नॉर्मली एक सेफेस्ट जो स्टोरेज माना जाता है वो माना जाता है 35 डेज तक। नॉर्मली होल ब्लड, RBC, WBC, ये जो है आप नॉर्मली 35 दिन तक स्टोर करके रख सकते हो, तो इनकी एज पता चल जाएगी, ठीक है। तो एक्सपायर डेट से आपको ये पता चल जाएगा, क्लोट से, ग्रुप से, आइडेंटिफिकेशन नंबर से नहीं पता चलेगा। नेक्स्ट, ए क्लाइंट इज रिक्वायर सर्जरी इन ए एंसियस अबाउट द पॉसिबल नीड ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ड्यूरिंग और आफ्टर द प्रोसीजर, ठीक है। द नर्स सजेस्ट द क्लाइंट टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ पॉसिबल ट्रांसफ्यूजन कॉम्प्लिकेशन, ठीक है भाई। ट्रांसफ्यूज करने के बाद कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या चीज़ करनी चाहिए जो ब्लड ट्रांसफ्यूज करा रहा है उसमें? गिव ए ऑटोलोगस ब्लड डोनेशन बिफोर द सर्जरी, एज ए फ्रेंड फैमिली मेम्बर को बोलना, आयरन सप्लीमेंट लेना और डोनेट करना ब्लड, स्क्रीनिंग ट्वाइस इन ए ब्लड बैंक, नहीं भाई ये भी जरूरत नहीं, ये भी नहीं। ऑटोलोगस जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उसमें फिर आगे रिएक्शंस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ट्रांसफ्यूजनल कॉम्प्लिकेशन कम हो जाती है। क्यों सर? क्योंकि जो ये ऑटोलोगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन बेसिकली वही पेशेंट खुद अपना ब्लड डोनेट कर रहा है, और बाद में जो सर्जरी के दौरान यूज़ होने वाला है, सर्जरी के दौरान जो यूज़ होएगा उस ब्लड को पेशेंट खुद पहले ही अपने आप ही डोनेट करेगा, तो रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। एक ब्लड साल्वेज और होता है इंट्रा ऑपरेटिव, जब ऑपरेशन के दौरान साइट से ब्लड लॉस होता है उसको कलेक्ट किया जाता है, उसको फिल्टर किया जाता है और वापस पेशेंट में चढ़ाया जाएगा, उसको बोलते हैं ब्लड साल्वेज, इंट्रा ऑपरेटिव ब्लड साल्वेज। तो इसके हिसाब से ऑटोलोगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन करोगे
तो बहुत ज़्यादा कम कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कम देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट विद सीवियर ब्लड लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द मल्टीपल ट्रॉमा रिक्वायर रैपिड ट्रांसफ्यूजन ऑफ सर्वल यूनिट ऑफ ब्लड। ठीक है भाई, ब्लड की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, द नर्स आस्क अनदर हेल्थ टीम member to obtain which device to use during the transfusion procedure to help to reduce the risk of cardiac dysrhythmia। कार्डियक डिसरिथमिया से बचाने के लिए कौन सी डिवाइस यूज़ करोगे बीटी के दौरान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान? पल्स ऑक्सीमेट्री, कार्डिक मोनीटर, इन्फ्यूजन कंट्रोलर, ब्लड वार्मिंग डिवाइस। तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ब्लड वार्मिंग डिवाइस आपको यूज़ करनी पड़ेगी कार्डियक प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए। ऐसा क्यों सर? क्योंकि अगर आपने मरीज को कोल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूज चढ़ा दिया, पेशेंट को कोल्ड ब्लड चढ़ाया, तो उसके कारण क्या आपको देखने को मिलेंगे? हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिले। ठंडे ब्लड के कारण हार्ट की वेसल्स उतना काम नहीं, मसल्स उतना काम नहीं कर पाती, मसल्स श्रिंक हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, पूरी तरीके से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, रिदम जो है हार्ट की डिस्टर्ब हो जाएगी, दैट इज कार्डियक डिसरिथमिया हो जाएगा। तो अगर आप कोल्ड ब्लड चढ़ाते हो तो आपके अंदर कार्डियक डिसरिथमिया होने के चांस है पेशेंट के अंदर। इसलिए ब्लड वार्मिंग डिवाइस चाहिए जो ब्लड को वार्म कर दे। नॉर्मल जितना टेम्परेचर हमारी बॉडी का होता है उतनी बॉडी के टेम्परेचर पे आपको ये इन्फ्यूज़ करना होता है, जो रिस्क प्रिवेंट करेगा किसके रिस्क को? कार्डियक डिसरिथमिया। ये था हमारा टॉपिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर करें दूसरों के पास। हमारा चैनल नर्सिंग स्टडी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।